हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस कहानी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर सुनें ताकि आगे की कहानी आप सबके समझ में आए। उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी जा रही थी कि सर शहरयार ने उससे कहे बिना ही उसकी परमानेंट जॉब के लिए डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे। ये सब उसे सर मुजफ्फर से पता चला था। इतनी अच्छी काकी हमें कहाँ मिलेगी भला? उसे हमने कहीं नहीं जाने देना। शहरयार कोशिश कर रहा है उसकी नौकरी की। उसने अपने काम में मगन सर शहरयार को कनखियों से देखा। उस दिन उसने दिल से मान लिया था कि सर वैसे नहीं है जैसा वो उन्हें समझती थी। मैं हमेशा ही गलत अंदाजे लगाती हूँ। वो भले सड़ते हों लेकिन अच्छे हैं। उसकी नौकरी का तो फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी इंटर्नशिप ज़रूर 4 माह आगे हो गई थी। मैं सारी ज़िंदगी यूं ही गधे घोड़ों की तरह काम करती रहूंगी। सर फजल के सामने वो मुंह फुलाए कह रही थी। इतना तंग हो तो छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं छोड़ सकती ना सर, जॉब छोड़नी भी नहीं है और करनी भी है, तो फिर रोना धोना छोड़ो। हम ये नौकरी अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं तकरीम, दूसरों की तरह ना हमने घर चलाना है और ना ही बच्चे पालने हैं, तो फिर हम वावेला क्यों करते हैं? सर फजल हमेशा उसकी तबीयत साफ कर दिया करते थे। आप कह सकते हैं ये सब क्योंकि इतनी अच्छी पोस्ट पे जो बैठे हैं उसे बस यही कहना आता था। ये पोस्ट मुझे प्लेट में रखकर पेश नहीं की गई, बरसों की मेहनत है इसके पीछे। खैर ये बताओ कि सालाना फंक्शन में चलोगी? जब बात उन पे आती थी तो ऐसे ही बात बदल दिया करते थे। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो इंटर्न हूँ। लेकिन मैं तो इंटर्न नहीं हूँ, तो मैं लेके जा सकता हूँ। तुम बस अपनी अम्मी से इजाज़त ले लेना। वो आखिरी जुमला कह के शरारती अंदाज में मुस्कुराने लगे और ना जाने क्यों सारा की कही बात उसके जहन में कुलबुलाने लगी थी। शहर में उस वक्त एक बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का सालाना प्रोग्राम हो रहा था, जहां वो कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज़ के मेंबरान के साथ मौजूद थी। वो अकेली एक कोने में बैठी हुई थी। बहुत से लोग सालाना परफॉर्मेंस पे अवार्ड लिए कह कहे लगाते इधर उधर सबसे मिल रहे थे। सर फजल भी उन्हीं में से एक थे। एक्सक्यूज़ मी, आप तकरीम है ना? 19-20 साल का एक खुश शक्ल नौजवान वहाँ खड़ा था, जो देखा देखा सा लग रहा था, लेकिन तकरीम बस सोचे जा रही थी कि उसकी शक्ल किससे मिलती है। आप मुझे कैसे जानते हैं? वो एकदम से संभल गई। मैं आदिल रहमान हूँ। मुझे भैया ने आपके पास भेजा है ताकि आपको कंपनी दे सकूँ। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया था। कौन भैया? अब इतने सारे भैयों में से उनके भैया कौन से थे वो भला क्या जानती? फजल रहमान की बात कर रहा हूँ। तकरीम को अब समझ में आ गया था कि वो देखा देखा क्यों लग रहा था, क्योंकि उसकी शक्ल सर फजल से बहुत मिल रही थी। भाई जिक्र करते हैं आपका। अच्छा, लेकिन सर आपका जिक्र नहीं करते। उसके जवाब से वो खुश हुआ था। जिक्र अच्छे लोगों का किया जाता है और मैं इतना अच्छा नहीं हूँ ना। एनीवे, इंटर्नशिप कैसे जा रही है आपकी? मैं भी इंशाअल्लाह बीआईटी मुकम्मल करके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूँगा और फिर जॉब के लिए भी। वो ज़्यादा बोलने की बीमारी में मुब्तला लगता था, इसीलिए बिना पूछे अपने सारे प्लान्स बड़े जोशो खरोश से बताता चला जा रहा था। आपको तो बड़े आसानी से जॉब मिल जाएगी भाई, इतनी अच्छी पोस्ट पे जो बैठे हैं आपके। उसने एक नज़र सर पर डाली, जो आज आम रूटीन से हटकर 2 पीस में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। कहीं उन्हें उसकी नज़र ही ना लग जाए, इसलिए उसने फ़ौरन अपनी नज़रें हटा ली। गलतफहमी है आपकी। भाईजान सारी ज़िंदगी उन्हीं उसूलों पे हमें पालते रहे हैं कि मेहनत करो और सेल्फ मेड बनो। जहाँ जाना है काबिलियत के बलबूते पे जाओ। हमें मेहनत घुट्टी में पिलाई गई है मिस। वो कभी अपने किसी बहन भाई की सिफारिश नहीं कर सकते। कितना एज डिफरेंस है आप दोनों का? ना चाहते हुए भी उसकी नज़रें फिर से उसकी तरफ उठ गई थीं, जो अब किसी औरत साथी से नज़रें झुकाए बड़े तमीज़ से बात कर रहे थे। होता है ना, कोई पल जो ठहर जाता है, ये पल भी जैसे उसकी नज़रों में ठहर गया था। मालूम नहीं, कभी गौर नहीं किया, बाप बनकर पाला है और माँ बनकर परवरिश की है, इसलिए मेरे लिए मोहतरम है। वो चौकी और आदिल को देखा। उन्होंने पाला है? उलझन उसकी निगाहों पे तैर रही थी। आपको इतना नहीं पता? कैसी दोस्त हैं आप?
और वहाँ बैठे बैठे तकरीम को पहली बार एहसास हुआ कि उसे तो सर के बारे में कुछ भी नहीं पता, और इसी लम्हे उसे सर को जानने की ख्वाहिश हुई थी। एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले इस बच्चे ने हमेशा मेहनत पर यकीन रखते हुए जान मारी थी। बुनियादी सहूलियतों से महरूम इस स्कूल में भी वो मेहनत करता था। कम सहूलियतों का रोना तो उसने ज़िंदगी में कभी भी नहीं रोया था। वो छोटा सा था मगर बड़े ख्वाब देखता था। अपने अनपढ़ खानदान का होनहार बंदा था, मगर जिस कामयाबी का वो ख्वाब देखता था उसके लिए ये सब काफ़ी नहीं था। वो सूबे भर में नंबर 1 आना चाहता था ताकि उसकी अपनी अलग पहचान बन सके। दोजी उस इलाके के बुजुर्गों में से थे। एक रिटायर्ड मास्टर थे और अपने घर के बाहर पेड़ की छांव में चारपाई बिछाए गुजरते हुए बच्चों को नसीहतें करते रहते थे। उनका असल नाम फिरदौस मोहम्मद था, लेकिन सब उन्हें दोजी कहते थे। वो उड़ान भरने का ख्वाब भी उसे दोजी नहीं बख्शा था। दोजी, क्या मैं वाकई ये सब कर सकूंगा? वो उसका कंधा थपकते, शेर बेटा, क्यों नहीं? वो उसे शेर कहते थे। तू सब कर सकता है, पता है क्यों? क्योंकि तू सब करना चाहता है। जब इंसान में चाहत हो तो वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। बस इस चाहत को मरने न देना। और उसने चाहत को कभी मरने नहीं दिया। बेजी उसे मेहनत करता देखती तो कहती, फजल बेटा, ना कर इतनी मेहनत, ना मार इतनी जान पढ़ाई में। पढ़ाई इतनी कर जो बर्दाश्त हो सके, कहीं दिमाग ही ना फिर जाए तेरा। अपने बाप की तरह तूने भी तो मजदूरी ही करनी है, या ज़्यादा से ज़्यादा किसी अफसर के घर चौकीदारी ही करना है। कौन सा अफसर बन जाएगा? बेजी अपनी घर से खेतों तक ही आती जाती थी, इसीलिए ऐसी बातें करती थी। उनके लिए दुनिया एक अफसर का नौकर बनने पे ही ख़त्म हो जाती थी। गरीबी में पैदा हुआ हूँ, लेकिन गरीब मरना नहीं चाहता। बेजी की बातें बस वो कान से सुनने के लिए सुनता था, अंदर जज्ब होने के लिए नहीं। शेर बेटा, पता है ये हौसला किसे कहते हैं? वो बेजी की शिकायत अक्सर दोजी से करता था। बर्तन को कहते हैं ज़र्फ़। शाबाश, ये जो हम कहते हैं ना कि इंसान आला ज़र्फ़ है, तो ये उसके अंदर का बर्तन होता है। यहाँ सीने में किसी का बर्तन छोटा तो किसी का बड़ा होता है। जिसका बर्तन जितना मजबूत होता है उतना ही भरा जाता है। दोजी की मुश्किल बातें कुछ समझ में आती और कुछ नहीं। बर्तन किस चीज़ से भरते हैं दोजी? इल्म और तहजीब से। तेरे अंदर का ज़र्फ़ जितना बड़ा होगा उतना ही तेरा बर्तन भरता जाएगा। बर्तन की कहानी उसकी कुछ समझ में आई, बाकी ऊपर से गुजर गई। लेकिन इतना उसे समझ में आ गया था कि ज़्यादा पढ़ने से किसी का दिमाग नहीं फिरता। अपनी इसी मेहनत के पल्लू से बंध कर वो मैट्रिक में सूबे भर में टॉप कर गया था। अखबार में सुर्खियाँ लगी थी, गरीब के बेटे ने फर्स्ट पोजीशन ले ली। उससे किसी ने इंटरव्यू लेते समय इस कामयाबी का राज पूछा तो उसने जवाब दिया, गरीब के घर हमेशा ही जन्म नहीं लेते। वो बहुत आगे जाना चाहता था, मगर कुदरत को उसे पत्थर बनाकर रास्तों में लुढ़काना नहीं था, हीरा बनाना था, ताकि वो कीमत समझकर चुन लिया जाए। और हीरा बनने के लिए दबाव बर्दाश्त करना पड़ता है। जिन दिनों उसने कॉलेज में एडमिशन लिया उन्हीं दिनों अब्बा ने दूसरी शादी रचा ली और बेजी समेत सब भाई बहन को घर से बेघर कर दिया। वो बेजी आदिल और सुंबुल को लेकर खुले आसमान तले आ चुका था। एक तरफ जिम्मेदारियां थीं और दूसरी तरफ उसका ख्वाब और फ्यूचर था। वो किसी को भी छोड़कर नहीं जा सकता था। शाम को कॉलेज से लौटने के बाद वो मैकेनिक की दुकान पे काम करता था। कुछ 100 जो मिलते थे वो बेजी की झोली में डाल देता था। बेजी घर में मिट्टी के बर्तन बनाने लगी थी और फिर शहर जाती, सड़क पे ले जाकर उन्हें बेच दिया करती थी। उस वक्त आदिल स्कूल जाता था और सुंबुल अभी स्कूल नहीं जाती थी। बेजी चाहती थी कि छोटे स्कूल ना जाएं और बस वही पढ़ लिख जाए, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था। हम एक वक्त की रोटी खा लेंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे बेजी। दोनों की कमाई से मुश्किल से गुजर बसर हो रही थी। वो ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता था, लेकिन वो जो चाहता था वो अब ख्वाब लगने लगी थी। वो जो उड़ने का ख्वाब देखता था वो अब रेंगने लगा था, लेकिन फिर भी वो मायूस नहीं हुआ था। कॉलेज में पहली बार तो वो दूसरी तीसरी पोजीशन भी ना ले सका। बहरहाल उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था
और इस दाखिले के लिए उसने इम्तिहानों के बाद 3-3 नौकरियां की थीं ताकि कुछ जमा कर सके। मुश्किलें कम नहीं हुई थीं, बस उसमें लड़ने की ताकत आ गई थी। यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया तो वहाँ से वापसी पे वो अपनी नौकरी पे जाता था ताकि अपनी फीस और घर का थोड़ा बहुत खर्चा निकाल सके। उन्हीं दिनों बेजी उसे अपने बहन भाइयों के लिए बाप और माँ बनाकर दुनिया से रुखसत हो गई। वो बहुत रोया था, लेकिन ये आखिरी बार था जब उसने तय कर लिया था कि अब वो किसी मुश्किल पे आंसू नहीं बहाएगा। बेजी के जाने के बाद उस पे घर के कामों की जिम्मेदारी भी थी, कमाने की भी और पढ़ने की भी। जब तक वो घर नहीं आता था, आदिल और सुम्बुल पड़ोस में ही रहते थे। वो कब सोता था, कब जागता था, उसे खुद भी एहसास नहीं होता था। सुनहरे दिनों की आस और खुद को मनवाने का जोश उसे थकने नहीं देता था। उसके ख्वाब उसे जगाए रखते थे। उसकी पढ़ाई जैसे तैसे मुकम्मल हुई तो बेहतर फ्यूचर के लिए बाहर अपना गांव छोड़कर आना पड़ा। यूं भी उस इलाके की मिट्टी में अब उसके लिए कुछ नहीं रखा था। वो आदिल और सुम्बुल को लिए शहर आ गया और आज वो बिना किसी सिफारिश के उसी कुर्सी पे बैठा हुआ है जिसके बारे में वो कहता था कि उसे प्लेट में रखकर नहीं दी गई है। फजल रहमान की कहानी सुनकर तकरीम ने शर्मिंदगी से दिल में इकरार किया कि ये सीट वाकई उसे प्लेट में रखकर नहीं पेश की गई है। वो उसका हकदार था और हक के लिए उसने कितनी मेहनत की थी वो किसी को नहीं बताता था। तकरीम ने सर झुकाकर सब सुना था और दिल में बस एक एहसास पनप रहा था कि उस सारी मेहनत में उसकी अपनी ज़ात अकेली रह गई थी। वो सारी ज़िंदगी तुम दोनों का सोचते रहे आदिल। अब जबकि तुम दोनों एक जगह पर पहुंच चुके हो तो तुम्हें नहीं लगता कि उनके बारे में सोचना चाहिए? आदिल ने बस कंधे उचका दिए। तकरीम बहुत देर तक उस शख्स की ज़ात से निकल ही नहीं सकी थी। अगले 2 हफ्ते वो उनसे बिल्कुल नहीं मिली थी। 2 हफ्ते लिए थे उसने मशवरा करने और फैसला करने में। 2 हफ्ते बाद वो नॉन ढाबा पे उनके सामने बैठी थी। मैं आज आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, वो नज़रें झुकाए मेज़ की सतह को कुरशते हुए कह रही थी। अंदर से वो कंफ्यूज थी क्योंकि वो एक मुश्किल बात कहने जा रही थी। किस बात की माफ़ी? भाप उड़ते कप के पीछे उनका चेहरा धुंधला रहा था। मैंने हमेशा आपके सामने अपनी जॉब के रोने रोए हैं और आपको हमेशा यही जताया है कि आप कभी मेरे मसाइल नहीं समझ सकते क्योंकि आप एक ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं। कुर्सी की टेक को टेक लगाते हुए दोनों बाजू सीने पे बांधे, कंपनी के मोनोग्राम वाली कैप पहने वो गौर से उसे देख रहे थे। उसने आज ख़ास तौर से उन्हें बुलवाया था। ये ख्याल एकदम से कैसे आया? वो अभी तक उसकी नज़र से नज़र मिलाए बैठे थे। निकम्मे लोग शायद रोते ही रहते हैं और कामयाब अपना काम करते रहते हैं क्योंकि उनके पास रोने का वक्त नहीं होता, ना ही चॉइस, जैसे कि आप। वो चौंके थे। मैं नहीं जानती थी कि आप इतनी लंबी स्ट्रगल के बाद यहाँ तक आए हैं। आदिल ने कुछ कहा है तुमसे? और तुम इतने अरसे इसीलिए नहीं मिली कि तुम गिल्ट का शिकार थी? उसने नहीं में सर हिलाते हुए उसे देखा था। वक्त चाहिए था मुझे एक फ़ैसला करने में। कैसा फ़ैसला? वो कितनी देर उंगलियां चटकाते हिम्मत जमाती रही और वो अपनी ठंडी होती चाय पीने लग गए थे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी लड़की का प्रपोज़ल रखती हूँ जो आपकी इस ज़िंदगी में आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छी तरह से निभा सकती है। यकीन करें वो आपको खुश रखेगी और मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा कोई उसे खुशी नहीं दे सकता। उनके चेहरे पे नागवारी उभर आई थी और वो कुर्सी की बैग छोड़कर आगे हुए थे। उनकी नज़रें उस पे जमी थीं जिनमें सख्ती आ गई थी। जानती हो तकरीम, मैं तुम्हारी इतनी फ़िक्र क्यों करता था? वो बिल्कुल खामोश थी। उसने सर तक ना हिलाया था। क्योंकि तुम मेरे लिए सुम्बुल जैसी हो, वो उसकी आंखों में आंखें डाले कह रहे थे। अपनी बहन के बाद अगर मैंने ये जगह किसी लड़की को दी है तो वो तुम हो। इस डिपार्टमेंट में बहुत से लोग तुम्हें मुझे लेकर ऐतराज़ उठाते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की। जानती हो सारा ने तुमसे दोस्ती क्यों की थी? क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहती थी, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उसकी बेबाकी और नाअहलियत को मैं पहले दिन ही समझ गया था, इसीलिए उसको जॉब नहीं दी थी। कितने दिन वो मेरे पीछे पड़ी रही और जब बात नहीं बनी तो अतीक को पकड़ लिया।
फिर जब मैंने तुम्हें अपॉइंट किया तो उसने तुमसे नज़दीकी बढ़ाई ताकि मेरे इनकार का बदला तुमसे ले सके। उसने हर जगह ये बात फैलाई कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इस इशू को मैंने कैसे हैंडल किया है ये मैं ही जानता हूँ, लेकिन तुमने आज ये बात करके मेरा मान तोड़ दिया जो मुझे तुम पे था। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ सर, ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। आपकी उंगली पकड़कर मैंने यहाँ की दुनिया देखी है, बिल्कुल वैसे जैसे एक बच्ची भीड़ में गुम हो जाने के डर से किसी बड़े का हाथ थाम लेती है। और इस रिश्ते का एहतराम मैं उससे कहीं ज़्यादा करती हूँ जितना आप कह रहे हैं। अगर मैं आपके लिए सुंबुल जैसी हूँ तो आप भी मेरे लिए एक बड़े भाई जैसे हैं। मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। अपनी बात की सफाई देते उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। ना जाने आप क्या समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं तो आपके सामने अपनी बहन हरीम का रिश्ता रख रही थी। उसके लिए कोई हमदर्द इंसान की ज़रूरत है, और आपसे ज़्यादा हमदर्द कौन हो सकता है सर। वो कुछ देर तक उसे तकते रहे, फिर बिना कुछ कहे उठकर चले गए। तकरीम वही कोने में बैठी खामोश आंसू बहाती रही। कुछ बेनाम रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें कभी न कभी कोई सफाई की ज़रूरत पड़ ही जाती है। उसने खामोशी से अपना बैग उठाया, बिल मंगवाया और पैसे अदा करके उठ गई। वो खुश थी, बहुत खुश। उसके सामने उसका मनपसंद कपल बैठा मुबारकबाद वसूल कर रहा था। दोनों साथ बैठे इतने अच्छे लग रहे थे कि उसने नज़रें हटा ली कि कहीं उसकी अपनी नज़र ना लग जाए। 2 हफ्ते जो उससे वो नहीं मिली थी, वो इसलिए कि इस अरसे में उसने हरीम और घर वालों को इस रिश्ते के लिए मनाया था। हरीम की हाल ही में 1 साल पुरानी मंगनी लड़के वालों के लालच की वजह से टूट गई थी, जिस पे हरीम ने गमगीन होकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की थी। सर फजल की सूरत में उसे हरीम के लिए एक बेहतरीन रिश्ता दिखाई दे गया था। जो सारी ज़िंदगी अपने रिश्तों के बारे में सोचते रहे थे, अब वो उन्हें उनके हिस्से की खुशियाँ देना चाहती थी। हरीम उसे बहनों की तरह प्यारी थी, तो सर भी बेहद मोहतरम थे, और इसी सोच को लेकर उसने सर से बात की थी, और वो उसकी बात का गलत मतलब समझे थे। उन्हें लगा था कि वो बेवकूफ़ उनकी नरमी को गलत रंग दे बैठी है, क्योंकि ऐसी बेवकूफ़ियाँ तो वो किया ही करती थी। कुछ दिन शर्मिंदा रहे, इसीलिए उससे मिले भी नहीं, लेकिन वो भी पूरा महीना उनके पीछे पड़ी रही थी और उन्हें कायल करके ही दम लिया था। एक मर्द और औरत के बीच रिश्ते का बस एक ही नाम तो नहीं हुआ करता। कभी कभार ये रिश्ता एहतराम का भी हुआ करता है। किसी का साथ दोस्ती में भी दिया जाता है, किसी की परवाह एहतराम में भी की जाती है। इन दोनों का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, जो दुनिया की नज़रों में गलत था, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और ही थी। तो इंजीनियर साहिबा, मुझे तो बांध दिया आपने, और यहाँ खुद आज़ादी का जश्न मना रही हैं। नहीं सर, मैं तो बस थकावट की वजह से यहाँ बैठी हूँ। सारे प्रोग्राम का अरेंजमेंट करते करते आखिर में थकावट इंसान के नसीब में आ ही जाती है। अब सर मत कहो, अब मैं ऑफिशियली भाई हूँ तुम्हारा। वो हंस दी थी। वैसे किसी ने आपके लिए भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, वो कुछ शरारती अंदाज में कह रहे थे। उसकी आंखें फैल गईं। किसने अपनी मुसीबत बुलाई है? उसने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली। शक कुछ कुछ आदिल पे गुजरा था। हाल में तो वही उससे मिला था। देखो, क्या मालूम कि तुम्हारे हाँ कहने से उस सड़तू की ज़िंदगी में भी बहार आ जाए, वो भी हंसने खेलने लग जाए। उसकी चीख निकलते निकलते रह गई थी। बहुत ज़्यादा बेयकीनी थी। सर शहरयार उसके लिए बात कर सकते थे, उसे ज़रा भी यकीन नहीं आया। अरे रे, भूत नहीं है वो, अच्छा खासा इंसान है, बस थोड़ा सा सड़ा हुआ है। थोड़ा सा से कुछ ज़्यादा सड़ा हुआ है वो, सड़तू सड़ियल। सर फजल ने उसे गुस्से की नज़रों से देखा और मोबाइल निकाला। मैं कॉल करके मना कर देता हूँ सर मुजफ्फ़र को। उन्हें यकीन था कि काकी उनके इतने अच्छे टीम लीड को मना नहीं करेगी। उसने उनका मोबाइल खींच लिया। मुझे सोचने का मौका तो दें। 2 हफ्ते मैंने आप दोनों के बारे में फ़ैसला करने में लगाए हैं, अपने लिए 2 महीने तो लूँगी ना। 2 सेकंड लगाओ। 2 उंगलियां उठाते हुए उन्होंने कहा। सर, वो बेयकीनी से बोली। तकरीम, हाँ या ना, अभी और इसी वक्त। उसने बेबसी से उन्हें देखा। अच्छा, अम्मी से तो पूछना ही पड़ेगा। अब इतनी भी बड़ी नहीं हो गई हूँ कि अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला भी खुद ही ले लूँ। वो मासूमियत से बोली।
तो वो मुस्कुराते हुए उसके सर पे चपत लगाकर वापस अपनी दुल्हन के पास लौट गए। अब वो दिल से उस लड़की की खुशियों के लिए दुआ करने लगे थे, जो अभी भी कुछ कुछ बेवकूफ़ और कुछ कुछ मासूम थी, लेकिन उन्हें दिल से प्यारी थी। दोस्तों, ये थी तकरीम मसूद की कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी मज़ेदार सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।